क्वेश्चन 24 में कह रहा है एक्वस अमोनिया रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड टू फॉर्म अ सॉल्ट ammonium phosphate. Which type of reaction will ammonia undergo to form ammonium phosphate? ठीक है, तो हमारे पास अमोनिया जो है एक्वस अमोनिया बेसिकली का है। एक्वस अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड टू फॉर्म अ सॉल्ट। हमें पता है अमोनियम सॉल्ट जो है हमारे पास रिएक्ट करते हैं। अब ये अल्कली है तो ये बेस से भी रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे भी रिएक्ट करेगा इसी तरह। क्योंकि अच्छा सॉरी, हाँ अमोनियम सॉल्ट की बात हो रही है, सॉरी अमोनियम सॉल्ट बना है। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट जो है वो आपका अल्कली से रिएक्ट करता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यानी एक्वस अमोनिया है। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ कि अमोनियम फॉस्फेट बन जाए। तो फॉस्फेट का मतलब है कि एसिड के साथ रिएक्ट कराओ फॉस्फोरिक एसिड। दिस विल प्रोड्यूस अमोनियम फॉस्फेट एंड वाटर। लेकिन अगर सिर्फ एक्वस सिर्फ अमोनिया लिखोगे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा नहीं लिखोगे, तो तब हम रिएक्शन में क्या लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो हम सिर्फ सॉल्ट लिखेंगे, वाटर नहीं लिखेंगे। तब ये दोनों रिएक्शन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने अमोनिया वाले चैप्टर में ये पढ़ी हुई है ये वाली बात। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली अल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया एज एन अल्कली और ये एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कली इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑनलाइन तो होगी, जैसे ऑनलाइन हमारी चल रही है ना, ये चलती रहेगी। ठीक है, जिनको फिजिकल आके पढ़ना है वो फिजिकल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। कल जैसे दोपहर में आपकी गुलशन कैंपस पे जैसे क्लास खत्म हो रही है तो उस टाइम में उसके बाद हम फिजिकल, क्योंकि लेवल की रखनी है तो लेवल तो भी मैं बुला लूंगा, आ जाना। देखो इस क्वेश्चन में एक्वस अमोनिया क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो किसी चीज के साथ रिएक्ट हुआ है टू प्रोड्यूस अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट जो है वो सॉल्ट है। तो अल्कली किस चीज के साथ रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट, तो एसिड के साथ रिएक्ट होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। पहली बात तो अमोनियम फॉस्फेट जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल। तो प्रेसिपिटेशन का तो हो ही नहीं सकता ना। एसिड और अल्कली का रिएक्शन है सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। जो sulfuric acid is manufactured in the contact process. Several substances are involved in this process including vanadium 5 oxide. Vanadium 5 oxide जो है ना वो catalyst है, and water. Which roles are played by vanadium 5 oxide and water in the contact process? तो vanadium 5 oxide तो catalyst है, सबको पता है। water जो है वो कहाँ पे, देखो सल्फ्यूरिक एसिड के जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट किया था। पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है हमारा। ये जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है ना दूसरा वाला, दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट रिएक्शन, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर जो है वो एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है ना, बीच में रिएक्ट कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। 25 का क्या हो जाएगा, ए। आगे 26 में कह रहा है सम प्रॉपर्टीज which indicate that difference in elements are listed. Which two properties increase across the period of the product table? Across the period मतलब जो particular रो है उसकी बात कर रहा है। जैसे अगर हम पीरियड 3 की बात करें तो इसमें पहले सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनके जो प्रोटॉन नंबर है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 एंड सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट वाले जो होता है अगर अक्रॉस द पीरियड हम बात करें तो अक्रॉस द पीरियड जो लेफ्ट वाले हैं वो मेटल्स होते हैं और जो राइट वाले हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है वो मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कह रहा है कि विच टू प्रॉपर्टीज इंक्रीज
तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली डिक्रीज हो रहा होगा इसमें। ठीक है जी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम। देखो अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात कर रहे हैं तो सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जब भी तो वो सेम पीरियड के हैं। पीरियड 3 में जैसे सोडियम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 2,8,1 बनेगी, मैग्नीशियम की 2,8,2 बनेगी, एल्यूमिनियम की 2,8,3 बनेगी। तो एक ही पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमन चीज क्या होती है कि उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम जो है अक्रॉस द पीरियड सेम रहते हैं, इंक्रीज नहीं होते। इससे ना तो 1 सही होगा ना 2 सही होगा। वो कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही हो। तो 1 और 2 तो गलत है। 3 कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना अक्रॉस द पीरियड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये 3 एंड 4 इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे? जैसा आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। समझ आई बात? चलें आगे। 27, germanium is in group 4 of the periodic table, it has a proton number of 32. Selenium is in group 6 of the periodic table, it has a proton number of 34. सही है। Which prediction can be made based on the position of germanium and selenium in the periodic table? देखो इसके लिए periodic table जरा एक बार देख लेना। आज चलिए जर्मेनियम की और सेलेनियम की। जर्मेनियम ये रहा, इट इज इन ग्रुप 4 ऑफ द periodic table और सेलेनियम इज इन ग्रुप 6 ऑफ द periodic table। ठीक है, तो जो ग्रुप 4 में उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ग्रुप 6 में उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट जो चार्ज बनाते हैं वो आपको पता है -3 बनाते हैं, ग्रुप 6 के -2 बनाते हैं। ग्रुप 5 के, ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो तो शेयरिंग करते हैं ना। ग्रुप 6 के इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, -2 चार्ज बनाते हैं। तो कह रहे हैं which prediction can be made based on the position of germanium and selenium? germanium group 4 में, selenium group 5 में। A germanium atom has 2 more valence electrons than selenium atom. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। सही है। सेलेनियम, जर्मेनियम जो है वो ग्रुप 4 में और सेलेनियम ग्रुप 6 में। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अगर हमने प्रोटॉन नंबर देखा है तो एज पर द प्रोटॉन नंबर इसका प्रोटॉन नंबर है 32 जर्मेनियम का और सेलेनियम का प्रोटॉन नंबर है 34। तो ये बात उसने उल्टी लिख दी है। जर्मेनियम का प्रोटॉन नंबर है 32, सेलेनियम का है 34। तो जर्मेनियम एटम हैज 2 लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सही है। मोर गलत लिख गया। सेलेनियम एटम के पास 2 मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 34 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 34 है, 2 ज्यादा है। जर्मेनियम के पास 2 कम है। तो जर्मेनियम के पास 2 मोर नहीं है, 2 लेस है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। सही है, आगे बढ़े। बी कह रहा है जर्मेनियम फॉर्म्स Ge3 पॉजिटिव आयन एंड सेलेनियम फॉर्म्स Sa3 नेगेटिव आयन। सेलेनियम देखो ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 का -2 चार्ज बनाता है। ग्रुप 4 का बेसिकली चार्ज बनाता नहीं, अगर बनाएगा भी तो या तो +4 बनाएगा या -4 बनाएगा, तो +3 तो है ही नहीं ऑप्शन में। और सेलेनियम जो है वो ग्रुप 6 का है तो -2 बनाएगा, -3 नहीं बनाएगा। जर्मेनियम हैज मोर मेटेलिक कैरेक्टर देन सेलेनियम। ये एक ही पीरियड में, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो जर्मेनियम पहले लिखा, पहले पढ़ रहा है, सेलेनियम बाद में। तो जर्मेनियम में मोर मेटेलिक कैरेक्टर है, ये बात सही है। सेलेनियम में लेस है, तो सी सही है इसका।
डी क्यों गलत है? जर्मेनियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू टेल्यूरियम एंड सेलेनियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू टिन। देखो जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जर्मेनियम और टेल्यूरियम की वो प्रॉपर्टीज को कह रहा है वो सेम है, लेकिन जर्मेनियम और टेल्यूरियम सेम ग्रुप में नहीं है। सेलेनियम और टेल्यूरियम सेम ग्रुप में, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जर्मेनियम और टिन प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसने उल्टा लिखा है सेलेनियम और टिन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो गलत लिख रहा है। सेम ग्रुप के जो एटम एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखो पीरियड डिफरेंट होता है, तो अगर मैं पीरियड 2 और पीरियड 3 की बात करूं तो मेटालिक, अगर ग्रुप एक ही ग्रुप में है तो वो सेम मेटालिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिक्रीज हो रही होती हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप वो ये नहीं पूछेगा आपको कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि ग्रुप 1 पूरा का पूरा मेटल है, इसी तरह ग्रुप 6 पूरा का पूरा नॉन मेटल है। चले आगे। क्वेश्चन 28 कह रहा था प्रोटॉन नंबर ऑफ सीजियम इज 55 compared with lithium the melting point of cesium is dash। अच्छा, सीजियम और लिथियम जो है ना वो एक ही ग्रुप में प्रोडक्ट टेबल के, और अगर आपको याद हो कि ग्रुप 1 के हम लोग मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप 1 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। मैंने एक बात बताई थी कि सोडियम जो है उसका, सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे उसके ऊपर होता है लिथियम। मैंने कहा था कि बस इतना याद कर लो कि ग्रुप 1 का मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, और किसी भी ग्रुप 1 मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 200 से बड़ा नहीं होता। लिथियम का बेसिकली 180 होता है, लेकिन हमने कहा था कि 200 का फिगर भी याद कर लो तो चलेगा। तो लिथियम और सीजियम एक ही ग्रुप में है, लिथियम जो है वो ऊपर है, सीजियम नीचे है, तो डाउन द ग्रुप इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है ग्रुप 1 का। ये मेटल्स के चैप्टर में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अल्कली मेटल के साथ। सिर्फ ग्रुप 1 का याद रखना है, ठीक है, ग्रुप 2 का नहीं पूछेगा तुमसे वो। अच्छा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होती है, ये भी बात की थी। एंड द रिएक्शन ऑफ सीजियम विद वाटर इज मोर विगरस। देखो कंपेयर्ड विद लिथियम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज डैश। लिथियम और सीजियम में मेल्टिंग पॉइंट सीजियम का लेस होगा या लोअर होगा, इसने ऑप्शन में दिया हुआ है लोअर, तो ब्लैंक 1 में आएगा लोअर। एंड द रिएक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम जो है वो नीचे है लिथियम से, तो सीजियम वुड बी मोर रिएक्टिव देन लिथियम। डाउन द ग्रुप मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, अगेन मेटल्स के हैंडआउट में जो चैप्टर 1 है वो आपको पढ़ना होगा। तो सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, and the reaction of cesium with water is dash vigorous, so more vigorous। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सीजियम, क्योंकि दोनों ग्रुप 1 में सीजियम और लिथियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम होंगे, 1 होंगे जो के, क्योंकि ग्रुप 1 में तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने चाहिए, तो दैट शुड बी द सेम। अब्दुल्ला बेटा चैट में लिख दो आप पहले क्या क्वेश्चन है आपका। चले आगे। क्वेश्चन 29 कह रहा है निकेल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हिच प्रॉपर्टी डज इट हैव। तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी अगेन मेटल्स के हैंडआउट में, देखो 3-4 क्वेश्चन मेटल्स के चैप्टर से निकल गया, 2-3 और बनेंगे अभी, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ट्रांजिशन मेटल्स के लिए पढ़ी हुई हैं। तो कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी डज इट हैव, इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है, इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन, क्योंकि ये मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल होते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में भी, मोल्टेन स्टेट में भी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बात भी सही है।
It forms colored compound, transition metal colored compound बनाते हैं. It has only one oxidation state. Transition metal की एक और प्रॉपर्टी होती है, they have variable oxidation state. तो only one नहीं हो सकती, एक से ज्यादा होगी. तो इसलिए 4 वाली बात गलत है. तो 1, 2 and 3 सही है. चलें आगे. Next question 30 is which metal reacts with steam and can be extracted from its ore by reduction with carbon. ये भी मेटल्स का चैप्टर है. हमने बात की थी कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कल नसीमा के मंगेतर वाला, इसमें जो मेटल हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं करवा सकते वो एल्यूमिनियम तक है. इनको अगर रिड्यूस करवाना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. इनके नीचे जो मेटल्स हैं उनको हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके रिड्यूस करवा सकते हैं. जैसे आयरन ऑक्साइड था Fe2O3, तो आयरन आइंस को रिड्यूस करवाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत नहीं है इसमें. सही. अच्छा, तो कह रहा है कि विच मेटल रिएक्ट विद स्टीम. स्टीम के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं? देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दे रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे. तो अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के साथ एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. कैल्शियम भी वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कार्बन के साथ उसको रिड्यूस नहीं करवाया जा सकता. कॉपर रिड्यूस करवाया जा सकता है, कार्बन के साथ जिंक करवाया जा सकता है. अच्छा, कॉपर जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होता क्योंकि कॉपर इतना लेस रिएक्टिव है. डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी फॉर्म. लिक्विड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ तो हो ही नहीं सकता, स्टीम के साथ भी नहीं हो सकता. जिंक जो है वो स्टीम के साथ हो जाएगा. देखो, मैं इस हैंड आउट की बात कर रहा हूँ मेटल्स वाले की. दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं एक ही चैप्टर से. देखो, ये जो दो सीरीज थी ना कि कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है. जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड. और कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं होगा वाटर से, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लेटिनियम. सिमिलरली एसिड के साथ कौन से रिएक्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये भी याद होना चाहिए. और एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए कौन से मेटल इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जिनमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आता है. इनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है. जिंक ऑनवर्ड जो है हम उनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके रिड्यूस करवा सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस से तो ये हो सकता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट से भी हो सकता है. लेकिन पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक जितने भी मेटल हैं उनको हम बाय रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं करवा सकते बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव. उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है. तो ये एक बार पढ़ लेना जरा. ठीक है, मेटल्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे आप. मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. क्वेश्चन 31 कह रहा है 3 करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्यूमिनियम आर लिस्टेड. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. अच्छा, इसकी हम ना बाद में बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन मेटल है या नहीं है. मोस्ट कॉमन मेटल जो है ना वैसे आयरन है. अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो कि जो मोस्ट कॉमन मेटल हमारा अर्थ क्रस्ट में है वो एल्यूमिनियम नहीं है, दैट इज आयरन. फिर कह रहा है इट इज कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर. यस, इट इज कॉस्टली बिकॉज इसकी एक्सट्रैक्शन हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, और इलेक्ट्रोलिसिस में हमें बैटरी या करंट यूज करना पड़ता है और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव. तो ये बात तो सही है. द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ बॉक्साइट इज लिमिटेड. देखो, जितनी भी आपके पास ओर्स है, जमीन से जो भी चीज निकाल रहे हो ना सिवाय क्रॉप्स के, जो भी चीज आप जमीन से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो वो नॉन रिन्यूएबल है. एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगी. अंदर वो बन नहीं रही है. पेट्रोल है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आप निकाल रहे हो, एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगा. तो जितनी भी ओर्स हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम की हो, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो जिंक की हो, चाहे वो कॉपर की हो, तो वो
नॉन रिन्यूएबल है, एक वक्त लिमिटेड है, एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 32 है, attaching piece of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion। ये बात कर रहा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की, जिसमें आप लेस रिएक्टिव मेटल के साथ एक मोर रिएक्टिव मेटल का पीस लगा देते हो, तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो, मतलब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज अगर करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो मैग्नीशियम क्योंकि मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होकर इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि आयरन वापस रिड्यूस्ड हो जाए। तो वो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। ऑक्सीडाइज नहीं होने देता मतलब उसको कोरोड नहीं करने देता। सही है। तो विच रिएक्शन प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम कोरोजन? तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और इस वजह से वो आयरन को, आयरन की जगह पे मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया शॉर्ट, तो आयरन को ऑक्सीडाइज वो नहीं होने देगा, ऊपर वाली इक्वेशन फॉलो नहीं होने देगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, डी। क्वेश्चन 33 कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर हेमाटाइट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, हेमाटाइट हो रहा है Fe2O3। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें जो रॉ मटेरियल डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वो रॉ मटेरियल्स हमारे पास क्या क्या थे, इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, हेमाटाइट और डालते हैं Fe2O3, और साथ में कोक डालते हैं, प्योर कार्बन। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेसिकली Fe2O3 में से आयरन 3 पॉजिटिव आयन को रिड्यूस कराती है इनटू एलिमेंटल फॉर्म। ये रिएक्शन था ना। इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सैंड इम्प्योरिटीज के साथ, सिलिका के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, मोल्टेन स्लैग जिसको कहते हैं। तो एक बार ये पूरा प्रोसेस रिवाइज कर लेना। यस अहमद, ऐसा ही है। मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन आयंस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन की जगह पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ऐसे याद रखो। ये में क्या, ऑक्सीजन इज ब्लोन इनटू ब्लास्ट फर्नेस, तो सही लिखी हुई है, बाकी बातें क्यों गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है एट द बॉटम ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस अ लेयर ऑफ मोल्टेन आयरन फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ अ लेयर ऑफ मोल्टेन स्लैग। ये उल्टी लिखी हुई है बात, मोल्टेन स्लैग ऊपर होता है, मोल्टेन आयरन जो होता है वो नीचे होता है। डायग्राम थी ना ब्लास्ट फर्नेस की, इसमें देखो मोल्टेन आयरन जो है वो नीचे होता है, मोल्टेन स्लैग ऊपर होता है। उससे उल्टा लिखा हुआ है, कह रहा है मोल्टेन आयरन ऊपर है मोल्टेन स्लैग के, इसलिए भी गलत है। लेयर ऑफ मोल्टेन आयरन फ्लोट्स नहीं होती, स्लैग फ्लोट करता है मोल्टेन आयरन पे। लाइमस्टोन इज डिकम्पोज इन द ब्लास्ट फर्नेस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइमस्टोन जब डिकम्पोज होता है, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता। डी कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि सिलिका है आपका SiO2, it react with calcium oxide. Silicon dioxide and impurity in the ore is a basic oxide. सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, जब तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिक नहीं है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए डी भी गलत है। क्वेश्चन 34 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इज करेक्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ी थी, और इसमें हमने ये देखा था कि जो एल्यूमिनियम आइंस हैं वो कैथोड पे रिड्यूस्ड होते हैं टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल,
ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन जो है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होते हैं टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। अब इसमें बता दो, ये इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कोई यूज नहीं हो सकता। इसमें क्या कह रहा है आंसर में, which is not preparation and properties of aluminium is correct. Aluminium is obtained by heating aluminium oxide with carbon. Carbon reducing agent है, अभी बताया ना कि aluminium reactive metal है, it is extracted by electrolysis not by reducing agent, तो ये गलत हो गया। Aluminium is produced at the anode. Aluminium cathode पे produced होता है, positively charged ion negative electrode की तरफ जाता है ना, aluminium ion positive होगा और वो कैथोड की तरफ जाएगा जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, एनोड पे जाके थोड़ी प्रोड्यूस्ड होगा वो, इसलिए गलत हो गया। आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा क्योंकि पहली बात ही गलत है। सी कह रहा है एल्यूमिनियम इज अनरिएक्टिव एज इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड कोटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम की मेटल के सरफेस पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इट प्रोटेक्ट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जो होती है वो नॉन पोरस होती है, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन और वाटर टू फर्दर पास थ्रू इट, इसलिए बाकी का एल्यूमिनियम मेटल अंदर प्रोटेक्ट रहता है। एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड इन शॉर्ट। डी कह रहे हैं एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन अ ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज अ हाई डेंसिटी। पहली बात, एल्यूमिनियम की जो है ना वो लो डेंसिटी होती है, वो एल्यूमिनियम लाइटर होता है, और ये एल्यूमिनियम की खास बात है। जब ये एल्यूमिनियम जो है ना वो एरोप्लेन्स बनाने में यूज होता है, क्योंकि वो लाइटर होता है, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ना है, जितना लाइटर होगा उतना इजी होगा। ओवरहेड केबल्स, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ओवरहेड केबल्स में हम एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते, हम लोग कॉपर को यूज करते हैं ना, कॉपर वायर्स होते हैं। एल्यूमिनियम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट आउट होता है, इसलिए नहीं यूज करते। तो सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन सनलाइट। देखो मीथेन का आपने रिएक्शन पढ़ा था, मीथेन के दो रिएक्शन पढ़े थे, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आता कि जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक क्लोरीन लगेगा, तो और साथ में HCl बनेगा। अब ये जो CH3Cl बना है, अगेन ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा और एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा, साथ में एक HCl और बन जाएगा। अभी जो CH2Cl2 बना है, इट विल फर्दर रिएक्ट विद 1 क्लोरीन, और ये क्या बनाएगा CHCl3 और एक HCl और बन जाएगा। अभी जो CHCl3 बना है, इट विल रिएक्ट विद फर्दर क्लोरीन टू फॉर्म CCl4 एंड 1 मोर HCl। तो कितने टोटल HCl बनने हैं? 4। इसकी हमने ओवरऑल इक्वेशन भी लिखी हुई है हैंडआउट में, जो मैंने कहा था ओवरऑल इक्वेशन भी याद रखना कि 1 मोल ऑफ मीथेन विल रिएक्ट विद chlorine to form CCl4 as a final product and HCl. तो 4 मोल ऑफ HCl इसमें होगा, 4 मोल ऑफ क्लोरीन होगा। इसी तरह अगर मीथेन नहीं होता, देखो इसका तो हमें आंसर पता लग गया डी है, लेट्स से अगर मीथेन की जगह वो इथेन दे देता C2H6 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता, तो सारे C2 के साथ जितने भी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हटेंगे तो 6 क्लोरीन लगेंगे और HCl बनेंगे। कितने HCl बनेंगे वो कैसे डिसाइड करोगे? देखो जितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स यहाँ पे लगे हैं ना, उतने मोल्स ऑफ HCl बनेंगे। यहाँ पे 6 लगे, यहाँ पे 4 HCl हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 4 नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से याद कर लो। फिलहाल यहाँ पे मीथेन की बात हो रही थी, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो मीथेन के साथ जो है वो 4 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस होंगे। सही है। क्वेश्चन 36 का आंसर बता दो जल्दी से। Vegetable oils can be made into margarine. Which row describes the change which take place? Vegetable oil can be made into margarine. ये वाला रिएक्शन है मार्जरीन मेकिंग का, जिसमें हमने एल्कीन्स को कन्वर्ट किया था एल्केन्स में, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म जिसमें करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और ये काम करने के लिए हमने जो रिएक्शन कंडीशंस यूज की थी वो क्या थी? इसको करवाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं,
साथ में निकल एज अ कैटलिस्ट एंड अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना। एल्कीन से एल्केन बन गया, ठीक है। एल्कीन जो वेजिटेबल ऑयल है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और मार्जरीन जो बना है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जो ब्लू बैंड है वो मार्जरीन है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, एनिमल फैट नहीं होती है वो, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो था एल्कीन से एल्केन बनाने का, हाइड्रोजन ऐड करा के, इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स की हेडिंग में हमने 5 रिएक्शंस पढ़े थे। वन ऑफ दिस रिएक्शन इज जो पहला सबसे रिएक्शन था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एल्कीन में। सही है, हाँ। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी, हाइड्रोजनेशन का नाम भी दिया था हमने, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। सब कुछ जी मैंने बता दिया तुम्हें इस रिएक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार जाके रिकॉल कर लेना। अगर जो चीज आपको याद नहीं आ, तो तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड उसका हैंड आउट खोलो और रिकॉल कर लो। तो कह रहा है कि वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन बना है, विच डो डिस्क्राइब द चेंजेस विच टेक प्लेस। हाइड्रोजन क्या हुई है, ऐड हुई है, हाइड्रोजन इज एडिड, रिमूव नहीं हुई है, ऐड हुई है, तो बी और डी तो गलत हो गया। विस्कोसिटी क्या होती है, देखो विस्कोसिटी हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज में एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल सब में विस्कोसिटी डिस्कस किया है। विस्कोसिटी क्या होता है, कि हिंड्रेंस टू द फ्लो, हिंड्रेंस टू द फ्लो। अब एक चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो लिक्विड ज्यादा आसानी से मूव करता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम होती है। सॉलिड को फ्लो करना मुश्किल है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जब एक चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो इट मींस उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, हिंड्रेंस टू द फ्लो इंक्रीज हो रहा है। सही है मुनीब? अच्छा जी, देखो 35 में आपको ये वाला रिएक्शन रिकॉल करना है। मैं दिखा देता हूँ कौन से हैंडआउट में किस टॉपिक की बात हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन की बात हो रही है। वो ये पूछ रहा है कि मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो कितने मोल ऑफ HCl बनेगा। तो टोटल 4 मोल ऑफ HCl बनता है। इसकी ओवरऑल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं कि CH4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसकी जगह अल्टीमेटली सारे क्लोरीन आ जाएंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो 4 मोल ऑफ HCl आएगा। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी क्लोरीन लगेंगे ना, देखो जितने भी हाइड्रोजन है उतने ही मोल ऑफ HCl बनेगा। अब अगर मीथेन ना हो, इथेन हो, तो उसमें उस कितने मोल्स ऑफ HCl बनेंगे डायरेक्ट बता सकते हो। जितने हाइड्रोजन है उतने ही मोल्स ऑफ HCl बनेगा। 6 है यहाँ पे तो 6 बनेगा। और अगर इथेन ना हो, प्रोपेन हो, C3H8 हो, तो कितने मोल्स ऑफ HCl बनेगा। 8 हाइड्रोजन है ना, तो 8 मोल्स ऑफ HCl बनेगा। ऐसे याद रख लो। सही है। क्वेश्चन 37 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल्स आर करेक्ट। देखो अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है, अल्कोहल में OH होता है, दिस इज नॉट हाइड्रोक्साइड आयन। OH ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है। दूसरी बात कह रहा है कि इथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन यूजिंग रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ईस्ट। इथेनॉल हम बनाते हैं ईस्ट को यूज करके फ्रॉम ग्लूकोज। और फर्मेंटेशन था ना C6H12, वो 6 को हम ईस्ट में के साथ रिएक्ट करवा के इथेनॉल बनाते हैं। वो पूरा रिएक्शन रिवाइज कर लेना भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके।
तो 2 भी गलत है। मिथेनॉल जो अल्कोहल होते हैं उनको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिथेनॉल मिथेनोइक एसिड बनाया जा सकता है ऑक्सीडाइज करवा के, ये बात सही है। अल्कोहल एक्स एंड वाई शोन आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो एक्स और वाई आइसोमर्स हैं क्योंकि देखो दोनों में 4 कार्बन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन। जरा काउंट करो, मैं ख्याल से गलत गिन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरे वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। क्योंकि देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हुई भी है। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में Y में OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। तो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये बात सही है। तो 3 और 4 दोनों सही है। 1 इसलिए गलत है क्योंकि अल्कोहल में OH होता है, OH नेगेटिव आयन नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, उसने OH माइनस लिखा हुआ है। देखो जो माइनस है ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाइड्रोक्साइड आयन तो अल्कली में होता है, अल्कोहल में तो उसने बॉन्ड बनाया हुआ होता है ना OH का, नेगेटिव आयन थोड़ी होता है, ऐसे होता है। क्लियर? क्वेश्चन 38 में कह रहा है विच सर्किल स्ट्रक्चर शोज ओनली द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें तो पूरा उसने एसिड टी सर्किल कर दिया ना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक पार्ट तो सिर्फ इसमें इतना था अंदर वाला, ये गलत हो जाएगा। ये बी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बी इसका आंसर है। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ये होता है, पूरा इसको शेड करना है, कहीं पे आधा शेड किया हुआ है, कहीं पूरा मॉलिक्यूल ले लिया, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डी भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन उसने सर्किल जो किया हुआ है वो पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं किया हुआ ना, COO किया हुआ है। 39 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इज करेक्ट। पॉलीमर हमारे पास दो तरह के, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर एल्कीन्स के एडिशन से बनते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर हमने देखा है कि वो आपका नायलॉन हो गया, उसमें पॉलीअमाइड लिंकेज होती है, टेराइलिन या पॉलीएस्टर हो गया जिसमें एस्टर लिंकेज होती है। तो चांसेस ये हैं कि तुम लोग पॉलीमराइजेशन भूल चुके हुए होगे। तो हमारे पास यूट्यूब पे उसका लेक्चर भेजा हुआ था, तुम लोगों को लिंक भेजा हुआ था पॉलीमराइजेशन का। पेपर 2 से एक दिन पहले भी हमने पढ़ा है पूरा पॉलीमराइजेशन, तो वहां से वो देख लेना। प्रोटीन पॉलीअमाइड लिंकेज है, स्टार कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अहमद आप जरा मुझे मैसेज करना, मैं आपको पूरा लेक्चर भेज दूंगा। चांसेस आर डेट कि आप बहुत सारे लोग जो है वो पॉलीमराइजेशन भूल चुके होंगे, क्योंकि दोबारा पेपर 2 से एक दिन पहले भी मैंने रिवाइज करवाया था चांद रात वाले दिन। तो वो लेक्चर मुझसे ले लेना, उसको एक बार देख लेना, आसान हो जाएगा काम तुम्हारा। इसमें कह रहा है नाइलॉन एंड टेराइलिन आर बोथ पॉलीएस्टर्स। भाई टेराइलिन पॉलीएस्टर है, नाइलॉन जो है ना वो पॉलीअमाइड है, इसलिए ये गलत है। टेराइलिन है पॉलीएस्टर, जो पॉलीएस्टर में ये वाली लिंकेज थी COOC वाली, और अमाइड नाइलॉन में और प्रोटीन में अमाइड लिंकेज होती है नाइट्रोजन वाली। फिर कह रहा है प्रोटीन एंड नायलॉन हैव द सेम मोनोमर यूनिट्स। ये बात गलत है। प्रोटीन और नायलॉन में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन प्रोटीन जो बना हुआ है वो अमाइनो एसिड से बनता है, और नायलॉन के जो दो अलग मोनोमर थे, डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन, उनसे बनता है। तो मोनोमर डिफरेंट होता है प्रोटीन और नायलॉन के। प्रोटीन जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, नायलॉन जो है वो आर्टिफिशियल पॉलीमर है। इसी तरह प्रोटीन हैव द सेम अमाइड लिंकेज एज नायलॉन। हाँ लिंकेज सेम है, अमाइड लिंकेज है दोनों में, प्रोटीन और नायलॉन में, लेकिन मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं इनके। तो सी ऑप्शन सही है। डी कह रहा है टेराइलिन एंड फैट्स आर एस्टर्स बट विद डिफरेंट लिंकेजेस। तो टेराइलिन और फैट्स दे आर एस्टर्स, और सेम लिंकेज होती है ना, जैसे प्रोटीन और नायलॉन में अमाइड लिंकेज है, तो टेराइलिन और फैट्स में एस्टर लिंकेज होती है।
नहीं, जो चीज पेपर 2 में आई है वो पेपर 1 में आ सकती है, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि पेपर 2 में अगर पॉलीमराइजेशन पे क्वेश्चन आ गया तो पेपर 1 में नहीं बनाएगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना ऐसा कभी फॉलो हुआ है, तो इस चक्कर में नहीं रहना। याकूब सब भूल गए हो याकूब, तुम तो कल मिलो मुझे आके ना, तुम्हारी तो इतना हिसाब किताब दुरुस्त करना पड़ेगा। क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करना भाई, मैं उसके बाद भेजूंगा पॉलीमराइजेशन। भेज दे चाहिए ना आपको उसका, आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आज यही वाला पेपर करेंगे, कल जो है ना, कल क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तो तुम लोग उठोगे नहीं, अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ तो सबसे बेस्ट टाइम वही होता है, सुबह 7 बजे क्लास कर लो, लेकिन मुझे पता है उठोगे नहीं। अहमद, मेरा नंबर अगर है तो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा, नंबर लिख लो अगर नहीं है तो। आई डोंट नो कैसे नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो होगे किसी ना किसी आप। Anyways, question 40 is some information about compound X is given. X contains the elements carbon, hydrogen, and oxygen only. The product of the hydrolysis, hydrolysis मतलब breakdown, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ी है हमने एस्टेरिफिकेशन वाले चैप्टर में। ब्रेकडाउन जैसे जो पॉलीमर है उसको वापस ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस बनेगा। जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे बनता है प्रोटीन, तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस अमाइनो एसिड बन जाएंगे। सही है। इसी तरह आपके पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो होता है फैट्स के लिए, उनसे बनती है फैट्स। फैट्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह जो ग्लूकोज होता है, शुगर्स, उससे बनता है स्टार्च। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस ग्लूकोज बन जाएगा। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स इज द सिंपल शुगर। तो एक्स क्या होगा, एक्स शुड बी स्टार्च। स्टार्च का अच्छा एक और नाम दिया जा सकता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और इनका एक और नाम होता है, इनको हम सेल्यूलोज भी कहते हैं। अब जो बायो वाले हैं अब आ रही है आवाज? कहाँ तक सुनाता है बताओ।
देखो मैं ये कह रहा था, आपके पास हमारे पास जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन है, उसको वापस ब्रेक डाउन करोगे तो अमाइनो एसिड बनते हैं। तो पॉलीमर को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसी तरह फैट्स को ब्रेक डाउन हाइड्रोलिसिस करोगे तो फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बनता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करोगे तो ग्लूकोज या सिंपल शुगर्स बनते हैं। स्टार्च का मैं कह रहा था, स्टार्च जो है वो और नामों से भी जाना जाता है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने एक, हमारे पास एक्स है जो कि पॉलीमर है, कंपाउंड लिखा हुआ है उसने, वो कह रहा है कि उसको जब हमने हाइड्रोलिसिस की है तो सिंपल शुगर्स बने। तो एक्स क्या होगा, स्टार्च होगा या कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज? सही है जी। देखो कल हम कंप्लीट ईयर करेंगे, कल मैं आपको बता रहा हूँ आपने कौन सा 2021 का अक्टूबर नवंबर, कल रुको मैं ना लिस्ट बना के भेज रहा हूँ तुम्हें, लिस्ट बना के भेज रहा हूँ। ये पेपर्स तो मेरे साथ करना है, मेरे साथ करने का मतलब ये कि पहले से करके रखो ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए। सही है। मैं अभी बस क्लास के बाद लिस्ट बना के भेज रहा हूँ, कल भी मुझे भेजनी थी, रह गई है, मैं अभी अभी बना के भेज रहा हूँ। अनस गैल्वेनाइजिंग हम उस मेटल की करते हैं जो कि लेस रिएक्टिव हो। कैल्शियम तो रिएक्टिव मेटल है, तो उसको गैल्वेनाइजिंग के लिए क्यों यूज करेंगे? अगर मैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कैल्शियम चढ़ा रहा हूँ तो कैल्शियम जो है वो जल्दी कोरोड हो जाएगा, तो आयरन दोबारा एक्सपोज हो जाएगा एयर में। तो मैं आयरन को जो कोटिंग करूंगा ना, गैल्वेनाइजिंग इज बेसिकली कोटिंग अ रिएक्टिव मेटल विद अ लेस रिएक्टिव मेटल, ताकि लेस रिएक्टिव मेटल कोरोड नहीं होगा तो अंदर वाला मेटल सेफ रहेगा। सही है। एक तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होती है, दैट इज समथिंग एल्स, कि आप लेस रिएक्टिव मेटल के साथ मोर रिएक्टिव मेटल अटैच करते हो। लेकिन गैल्वेनाइजिंग में आप पूरा का पूरा मेटल कोट कर देते हो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आप पूरा का पूरा मेटल कोट नहीं करते हो। जैसे आयरन शिप जो होती है वो आयरन की बनी हुई होती है, शिप पे हम लोग मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स लगाते हैं, तो मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स से पूरी शिप थोड़ी कोट करते हैं, सिर्फ जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम लगाते हैं। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन को होने नहीं देता। गैल्वेनाइजिंग इज समथिंग एल्स, जो अक्सर आयरन के पाइप्स होते हैं उनको हम पूरा कंप्लीटली कोट कर देते हैं, लेकिन अगर उनको मैं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कोट करूंगा तो फायदा क्या हुआ? दैट्स व्हाई जिंक को यूज करेंगे, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है देन कैल्शियम।